ग्वाले की अनोखी किस्मत। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर था, प्रतापनगर, जहां चंद्रजित नाम का राजा राज करता था, जो एक राजा शक्तिशाली राजा था और उसका साम्राज्य का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा था। आसपास के 3 राजाओं के बराबर बड़ा था उसका राज्य। राजा के पास सैनिकों की संख्या भी काफी थी। सभी सैनिक युद्ध कला में काफी निपुण थे। कोई भी पड़ोसी राजा चंद्रजित से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत नहीं रखता था। राजा की प्रजा भी राजा के प्रति काफी वफादार थी। राजा की एक रानी थी जिसका नाम फूलवंती था। वह एक बहुत समझदार और चालाक स्त्री थी, परंतु उसकी बात राजा नहीं मानता था। राजा सबसे ज्यादा विश्वास अपने एक बूले मंत्री पर करता था। वह मंत्री के बातों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेता था, परंतु मंत्री एक धोखेबाज आदमी था। राजा रानी को 2 संतानें थी, एक राजकुमारी जिसका नाम रूपवंती था तथा एक राजकुमार जिसका नाम सूरज था। राजकुमारी अपने भाई से उम्र में 5 साल बड़ी थी। राजकुमारी अब 15 साल की हो चुकी थी, जबकि राजकुमार अभी 10 वर्ष का था। राजा के बूले मंत्री का नाम जोरावर था। उसकी नजर राजा के सिंहासन पर लगी थी। वह राजा का खासम खास था, तो उसके लिए राजा के पीठ में छुरा घोंपना कोई मुश्किल काम नहीं था। राजा को अपने पड़ोस के राजा रुभा से पुरानी दुश्मनी थी। एक दूसरे के राज्य में प्रजा के प्रवेश पर रोक थी। दोनों राजाओं में कई पीढ़ियों से व्यापार संबंधित कार्य पर रोक थी, परंतु राजा चंद्रजित का बूढ़ा मंत्री गुपचुप तरीके से पड़ोसी राजा रुधा से संपर्क में रहता था। ढूंढा के 2 बेटे थे, कल्लू और मल्लू। दोनों सयाने थे। ढूंढा अपने दोनों बेटों को राजा बनाना चाहता था, परंतु उसका राज्य काफी छोटा था और ढूंढा काफी कमजोर राजा था। वह किसी राजा से सीधा टक्कर नहीं ले सकता था, तो वह चंद्रजित के मंत्री जोरावर से चाहता था कि वह राजा के साथ गद्दारी करे और किसी भी तरह चंद्रजित को अपदस्थ करने में सहायता करे। जोरावर छुप छुप कर ढूंढा से मिला करता था। जोरावर चाहता था कि अपनी बेटी का विवाह ढूंढा के लड़के से करे और वह लड़का राजा चंद्रजित के गद्दी पर बैठे, मगर सोचने और उसे पूरा करने में काफी फर्क था। जोरावर के लिए बुरी बात थी कि रानी फूलवंती शक करती थी तथा उस पर खुफिया नजर रखती थी, मगर उसके लिए अच्छी बात थी कि रानी की कोई बात राजा सुनता ही नहीं था। राजा चंद्रजित एक दिन मंत्री से बोला कि हमारी बेटी राजकुमारी रूपवंती अब सयानी हो चली है, उसके लिए एक सुयोग्य वर की जरूरत है। तुम मेरे सबसे पुराने और सबसे विश्वसनीय मंत्री हो, इसलिए अभी से किसी अच्छे राजकुमार की तलाश शुरू कर दो। जोरावर ने सोचा यही अच्छा मौका है। हम राजा चंद्रजित और ढोढ़ा में एक नकली संधि करा देते हैं, फिर राजकुमारी का विवाह ढूंढा के बेटे से करा देते हैं। फिर राजकुमारी जो ही ढूंढा के राजमहल पहुंचेगी, पहली रात में ही कल्लू राजकुमारी का कत्ल कर दे। इस तरह एक दुश्मन शाफ दूसरे दिन भाई बहन से मिलने जाएगा, तो धोखे से राजकुमार का भी काम तमाम। इतना खबर सुन राजा गम में डूब जाएगा। बस उसी वक्त गद्दी पर काबिज हो जाना है। ना कोई खून खराबा, ना कोई बड़ी लड़ाई, और राज्य भी अपने कब्जे में। यह बात जब जोरावर ने ढोढ़ा से बताई तो वह तुरंत तैयार हो गया। संधि के लिए तो राजा के चरणों में अपना मुकुट उतार कर रखने को तैयार हो गया। जोरावर के योजना अनुसार एक दिन अचानक ढूंढा राजा के राजदरबार में पहुंच गया और अपना मुकुट उतार राजा के चरणों में लेट गया। राजा अपने मंत्री जोरावर से पूछा कि हम इस अपने दुश्मन का क्या करें? आखिर इस पर कौन सी विपत्ति आ पड़ी है कि इसे हमारे चरणों में झुकना पड़ा? मंत्री बोला, महाराज रुघा आपके अधीनता स्वीकार कर आपसे मित्रता करना चाहते हैं। ये अपने मूर्ख बाप दादाओं के गलतियों को दोहराना नहीं चाहते। आपको भी चाहिए कि रुघा को प्यार से गले लगाकर इनकी मित्रता स्वीकार कर ले। राजा चंद्रजित ने मंत्री की बात मान ढूंढा को गले लगा लिया। जोरावर को पहली सफलता मिल गई।
राजा ने ढूंढा का स्वागत कर अपने बगल में बैठाया। ढूंढा बोला, राजन, मेरी कोई पुत्री नहीं, वरना मैं आपको उपहार में दे देता, परंतु क्या करूं, मेरे पास 2 बेटे ही है। परंतु कोई बात नहीं, हमारी मित्रता अब सदियों तक चलेगी, लोग याद रखेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं आपके लिए हंसते हंसते जान भी दे दूंगा। राजा चंद्रजित बोला, नहीं मित्र, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम्हें कोई जरूरत आ पड़े तो मेरी सारी सेना तुम्हारे लिए तैयार है। मजाल है कि कोई तुम्हें आंख भी दिखा सके। इस प्रकार एक रात मेहमान रहकर ढूंढा अपने राज्य के लिए चल पड़ा। मंत्री जोरावर दूर तक उसे छोड़ने गया। मंत्री उसी दरमियान ढूंढा को समझाया कि समझ लीजिए, आधा काम हो गया, हम सही मार्ग के तरफ चल पड़े हैं। बहुत जल्द राजकुमारी की शादी आपके बेटे से होगी और आगे के मकसद में हम कामयाब हो जाएंगे। इधर रानी अपने दुश्मन से इस तरह समझौता को एक साजिश मान रही थी। वह राजा से बोली कि बिना जांचे परखे ढूंढा से समझौता एक धोखा भी हो सकता है। मंत्री जोरावर की बात पर भरोसा करना, उसकी हर बात मान लेना, एक दिन आपको मुश्किल में डाल देगा। राजा बोला, देखो तुम एक स्त्री हो और स्त्री के पास कोई दिमाग नहीं होता। मैं तो तुम्हें तब से बुद्धिहीन मानता आया हूं कि जब से तुम मेरी रानी बनी हो। मैं बार बार कहता आया हूं कि राजदरबार के मामले में टांग मत अड़ाया करो। रानी चुप रह गई। इधर राजा के मुंड के नजाकत भांपकर मंत्री बोला, महाराज, यदि आप बुरा ना माने तो राजकुमारी के लिए ढूंढा का राजकुमार कालू सबसे उपयुक्त रहेगा। आप इजाजत दें तो हम विवाह की बात चलाएं। राजा बोला, नेकी और पूछकर, अरे यही सबसे उपयुक्त अवसर है। ढूंढा इनकार भी नहीं करेगा और हमारी मित्रता और प्रगाढ़ हो जाएगी। तुम कल ही जाकर रिश्ता तय कर आओ। मंत्री को तो जैसे बिन मांगी मुराद पूरी होने जा रही थी। वह राजकुमारी का रिश्ता तय कर आया, परंतु इस बात की भनक ना तो राजकुमारी को हुई ना रानी को। उन्हें तो तब पता चला जब शादी की सारी रस्में पूरी करनी थी। रानी बेटी की विवाह की बात सुन भड़क उठी कि आपने ये क्या कर दिया। पहले तो दुश्मन के बेटे से विवाह तय कर दिए, दूसरी अभी बेटी कमसिन है, उसे दुनियादारी की कोई खबर नहीं। राजा बोला, खाना और दुनियादारी किसी को हाथ पकड़कर सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाता है। राजकुमारी भड़क गई कि मुझे विवाह नहीं करना, तो राजा ने आदेश सुना दिया कि यह राजा का आदेश है और राजा के आदेश का पालन चाहे राज परिवार हो या प्रजा सभी को मानना पड़ता है। अब ना तो कोई उपाय रानी के पास था कि बेटी की शादी रोक सके और ना राजकुमारी के पास कोई विकल्प था कि राजा के फैसला मानने से इनकार कर सके। रानी की एक चहेती और विश्वसनीय एक दासी थी नंदा। एक तरह से वह राजकुमारी की दूसरी मां थी। रानी ने उसे राजकुमारी के साथ 1 हफ्ते के लिए भेजने के लिए राजा से अनुमति ले ली। नानुकुर करते राजा दासी को राजकुमारी के साथ भेजने की बात पर तैयार हो गया। बारात आई और राजकुमारी विदा होकर चली गई। साथ में दासी नंदा भी गई थी। राजकुमारी ने उसे वहां की गतिविधि रहन सहन की जानकारी लेने के लिए दासी को महल में घूमकर खबर लेने को भेज दिया। दासी आराम से महल में घूम घूम कर आनंद ले रही थी। तभी उसको एक कमरे से कुछ गोपनीय बात करने की आवाज आई। वह कान लगाकर सुन रही थी। वह आवाज कालू और उसके पिता की थी। पिता बोल रहा था कि आज की रात ही राजकुमारी का काम तमाम कर दे, जबकि कलू कह रहा था कि जब राजकुमारी मेरे पास आ ही गई है तो 2-4 रात उसके साथ बिता लेने दो। रूहा बोला, ससुर, एक रात भी उसके साथ बिता लिया तो तू उसे कभी नहीं मारेगा, उसके मोह जाल में फंस जाएगा। इसलिए तुम्हें उसके साथ रातें बिताने का ख्याल छोड़ मार डालना है। अरे हमें और भी काम करने हैं। कल के बाद राजकुमार बहन से मिलने आएगा, हमें उसे भी ठिकाने लगाना है। तू एक स्त्री पर नहीं बल्कि राजा चंद्रजित के सिंहासन पर नजर रख।
एक बार सिंहासन हाथ लग जाता है तो दुनिया की सुंदरियां तुम्हारे चरणों में लौटेंगी। यह बात सुन दासी के तो पांव लड़खड़ाने लगे थे। उसने जल्दी से आकर सारी बात राजकुमारी को बताई। राजकुमारी बोली, इस वक्त तुम मेरी दासी नहीं एक माँ हो, और एक माँ जीते जी अपने बच्चे पर आंच नहीं आने देती। अब तुम एक माँ की तरह फैसला लो कि हमें तत्काल क्या करना है। दासी बोली, राजकुमारी थोड़ा धैर्य रखो और धीरे बोलो, मैं कुछ न कुछ अभी करती हूं। वह तुरंत भूनहा की रानी के पास गई और बोली कि माता जी, आपको एक रस्म निभानी है, परंतु किसी को कुछ खबर नहीं होने चाहिए। रानी बोली, नहीं होगी किसी को कोई खबर, बताओ हमें क्या करना है। तब दासी बोली, हमारे महल में एक परंपरा है कि दुल्हन की सेज पर पहले दूल्हे के अम्मा को 1 घंटे गोपनीय तरीके से बैठना होता है। हम और राजकुमारी गोपनीय तरीके से भेष बदलकर एक मंत्र पढ़ते हुए महल की परिक्रमा लगाएगी। इससे राजकुमार की आयु 100 साल हो जाती है और सेज पर बैठने वाली रानी मां सदा सुहागन रहती है। रानी बोली, तब तो तुम दोनों इस रस्म को पूरा करो, हम तुम्हारी मदद करूंगी। तुम दोनों तहखाने के रास्ते से बाहर निकल जाओ और परिक्रमा लगाकर इसी रास्ते से लौट आना। मैं तहखाने का दरवाजा खोल देती हूं। इस वक्त उसकी चाबी हमारे ही पास है। अब तुम लोग देर मत करो, जाओ। थोड़ी देर में राजकुमार का दुल्हन के पास आने का समय हो जाएगा। मैं सेज पर तब तक बैठकर इंतजार कर रही हूं। दोनों को तो किसी तरह महल से बाहर निकलना था, सो निकल गई और वहां से बचते बचाते भाग ली। इधर रानी सेज पर देर तक बैठने के कारण नींद आ गई और सो गई। उधर राजकुमार नंगी तलवार ले राजकुमारी को मारने के लिए आया और रानी को ही राजकुमारी समझ मार दिया और कमरे को बंद कर अपने पिता के पास चला गया और बताया कि हमने तो राजकुमारी को मार दिया है, उसे रात में ही ठिकाने लगा देना है। राजा बोला, तुम चिंता मत करो, जाकर सो जाओ। हमने उसकी लाश को भी ठिकाने लगाने का व्यवस्था कर लिया है। जब भोर में राजा राजकुमारी के कमरे में गया और रोशनी कर देखा तो अपनी रानी को ही मृत देख रोने लगा। अब वह अपनी गुनाह छुपाने के लिए मन गढ़ंत कहानी गढ़ लिया कि राजकुमारी रानी की हत्या कर भाग गई है। सैनिकों को आदेश दिया कि वे राजकुमारी का पीछा करें, परंतु राजकुमारी भागते भागते अपने राज्य में पहुंच गई। दासी बोली, राजकुमारी तुम अब अपने महल में भी सुरक्षित नहीं रहोगी, क्योंकि योजना अनुसार कालू राजकुमारी की हत्या कर चुका होगा, परंतु उसे सुबह में पता चलेगा कि उसने तो राजकुमारी को नहीं अपनी मां को ही मार डाला है, तो इल्जाम अपने ऊपर ना लेकर तुम्हारी ऊपर मर देगा। वह राजा चंद्रजित के पास भी खबर भेजवाएगा कि राजकुमारी ने मेरी मां की हत्या कर दी है। राजा की आंख पर अभी मंत्री जोरावर ने पट्टी बांध रखी है, उसे सच्चाई नहीं दिख रही। वह मंत्री और दुधा को खुश रखने के लिए तुम्हें फांसी पर भी लटका देगा। देखो यहाँ एक गांव है, इस गांव के विषय में हमें पता है, यह हमारे ही राज्य में है, परंतु हमारे राज्य से कोई नहीं आता जाता नहीं, तुम यहाँ सेफ से रहोगी। राजकुमारी बोली, परंतु मैं रहूंगी कहाँ? दासी बोली, यहाँ गांव से बाहर ही एक ग्वाला का घर है, वह अपने पिता के साथ रहता है। घर में कोई स्त्री नहीं है, तुम्हें उसी घर में शरण लेनी है। चाहे डराकर झमकाकर या फिर प्रेम से, जैसे भी बात बने, उस घर में रहना है और अपनी गोपनीयता भी बनाए रखना है। अब तुम जाओ और मैं जल्दी से राजमहल पहुंचती हूं। मुझे राजकुमार की जिंदगी बचाना सर्वोपरि है। अब हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक है, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। राजकुमारी वहां से ग्वाले के घर के लिए चल दी। अभी सुबह होने में काफी देर थी। राजकुमारी बेधर ग्वाले के घर में चली गई। उसमें एक अकेला नौजवान सोया हुआ था, अन्य घर में कोई नहीं था। घर के अंदर कोई अन्य चारपाई भी नहीं थी, और एक चारपाई थी तो उस पर तो युवक सोया था। राजकुमारी भागते भागते काफी थक चुकी थी। उसने जिंदगी में पहली बार अपनी जान बचाने के लिए इतनी भागदौड़ करना पड़ा था।
उसका हाल भूख प्यास से बेहाल हो रहा था, ऊपर से नींद भी आ रही थी। वह युवक की चारपाई पर ही सो रही। स्त्री का स्पर्श होते ही युवक उठ बैठा और बोला, कौन है? राजकुमारी बोली, मैं राजकुमारी हूं। युवक हड़बड़ा कर उठा और बोला, परंतु रात में यहां कैसे? राजकुमारी बोली, क्या मतलब? अरे मैं राजकुमारी हूं, मेरी मर्जी, जब जहां चाहूं जाऊं, जहां चाहूं रहूं। तुम्हें कोई ऐतराज है? ग्वाला बोला, मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? आपकी मर्जी, आराम करो, मैं बाहर जाकर सो जाता हूं। राजकुमारी बोली, जरा धीरे बोलो, मैं तुम्हारे घर में 1 माह छुप कर रहने आई हूं, किसी को खबर नहीं होने चाहिए कि मैं यहां हूं। ग्वाला बोला, राजकुमारी, मैं एक गरीब आदमी हूं, 1 माह तक आपके खर्चे उठाने की औकात मेरे में नहीं है। राजकुमारी बोली, मैं ना सुनने की आदी नहीं हूं, तुम्हें मेरे सारे खर्चे उठाने होंगे। अभी मुझे नींद आ रही है, जगने से पहले खाने पीने के प्रबंध हो जाने चाहिए। इतना कह राजकुमारी सो गई। जब जागी तो दिन के 10 बज चुके थे। वह ग्वाला पर बहुत नाराज हुई, तुमने जगाया क्यों नहीं? मैं इतनी विलंब हो गई, खाने में क्या बनाए हो? ग्वाला बोला, दूध दही और रोटी है, मेरे पास तो बस इतना ही है। राजकुमारी बोली, बस बहुत है, मेरे लिए यह अमृत के समान है। सुना है तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता भी रहते हैं। ग्वाला बोला, रहते थे, परंतु अब भगवान के प्यारे हो गए। अब मैं इस घर में अकेला रहता हूं। अब खेत में काम करने जाना है, फिर शाम में राशन लाने दूसरे गांव जाना है। मेरे पास सिर्फ 1 आने पैसे है, उसी में 1 हफ्ते का प्रबंध करना है। राजकुमारी बोली, मेरे पास पैसे है, परंतु तुम पर कोई शक ना कर ले, सामान गांव की दुकान से नहीं, सामान मंडी से खरीद लाओ, और वो भी पूरे 1 माह के लिए। तुम्हें अपने घर से दूर नहीं जाना पड़े, आसपास ही इत्मीनान से काम करो। हाँ, घर से बाहर जाना तो बाहर से दरवाजा बंद करके जाना, ताकि किसी को शक ना हो कि घर के अंदर कोई और भी है। और ये सोने की 5 मुहरें रख लो, फिलहाल यही है हमारे पास, इससे दैनिक उपयोग की सामग्री खरीद लो। वह बाजार से सामान खरीदने गया और जब सामान लेकर आया तो काफी डरा सहमा था। उसने राजकुमारी से बताया कि राजा के सिपाही बात कर रहे थे कि राजकुमारी अपनी सास की कत्ल करके भाग गई है। राजा चंद्रजित ने उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया है। राजकुमारी बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कत्ल कर सकती हूं? ग्वाला बोला, आप ऐसा नहीं कर सकती। तब राजकुमारी बोली, तुम डरो नहीं, चुपचाप अपना काम करते रहो और मेरे बारे में किसी से कुछ मत बताना। राजकुमारी ने देखा कि ग्वाला अपने हाथ से खाना बनाता है, राजकुमारी को कोई तकलीफ ना हो उसका ध्यान रखता है। रात में राजकुमारी के ऊपर पंखा जलता रहता है, यहां तक कि उसकी थाली भी धोता है। राजकुमारी को 2-4 दिन में ग्वाला बहुत अच्छा लगने लगा। राजकुमारी ने सोचा कि मुझे भी ग्वाले का हाथ बटाना चाहिए। ग्वाला जब बाहर से लकड़ी लेकर आया तो देखा कि घर के बर्तन धो दिए गए हैं। वह राजकुमारी से बोला, आपने ये सब किया? राजकुमारी बोली, तुम्हारे साथ रहते 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया, परंतु तुमने अपना नाम नहीं बताया। ग्वाला बोला, राजकुमारी मेरा नाम सुंदर है। राजकुमारी बोली, तुम्हारा नाम सुंदर ही होना चाहिए, क्योंकि दिल के बड़ी सुंदर हो, मेरे बर्तन धो देने पर चिंतित हो, मगर तुम्हें चिंतित नहीं होने चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि मैं आज से आपको खाना खिलाऊंगी और कुछ दिन साथ रही तो खाना बनाकर भी खिलाऊंगी। एक दिन भागा भागा ग्वाला घर आया और राजकुमारी से बोला कि गजब हो गया, हमारे गांव में कभी राजा के सिपाही नहीं आए थे, परंतु आज घर घर में घुसकर औरतों की जांच कर रहे हैं। अब क्या होगा? राजकुमारी बोली, डरो नहीं, इस वक्त मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अगर घर में सैनिक आते हैं तो तुम यही उनसे बताओगे कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। सचमुच सैनिक आ गए तो ग्वाले ने बताया कि मैं और मेरी पत्नी घर में रहते हैं। सैनिक लौट गए। राजकुमारी बोली, देखो किसी दूसरे की स्त्री को।
घर में छुपाकर ज्यादा दिन नहीं रख सकते। आज नहीं तो कल पोल खुल जाने पर लेने को देने पड़ जाएंगे, परंतु पत्नी को जिंदगी भर साथ रख सकते हो, कोई पूछने भी नहीं आएगा। आथा हम शादी कर लेते हैं। सच पूछो तो हमको तुमसे प्यार हो गया है। तुमसे बेहतर पति हमें और कोई मिल ही नहीं सकता। इस प्रकार राजकुमारी ग्वाले से विवाह कर उसके घर में रहने लगी। इधर दासी ने महल में पहुंचकर रानी को सारी बात बता दी थी और राजकुमार को बहन के पास जाने से रोक लिया था। उधर जोरावर और ढूढ़ा के मंसूबे पर पानी फिर गया था, तो राजा को ही मार डालने की योजना बनाई थी, परंतु उनके मंसूबे पर यहां भी पानी फिर गया। ढूढ़ा और जोरावर राजा से राजकुमारी की शिकायत लेकर गए थे, परंतु राजा को अकेला पाकर उस पर हमला करने को तलवार निकाल ली और राजा से बोले कि मरने से पहले तू भगवान का नाम ले ले, हम तुम्हें भगवान के पास भेजने का पूरा प्रबंध कर लिए हैं। राजा के सामने मौत दिखने लगी थी, परंतु रानी की दासी नंदा ने दूर से ही तीर चलाकर जोरावर को मार डाला। यह देख ढूढ़ा घबरा कर भागने लगा, तो राजा ने खुद ही ढूढ़ा को मार डाला। वह अपनी रानी से किए दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगने लगा। तभी दासी नंदा ने राजकुमारी से जुड़ी सारी बात राजा को बताई। वह बताई कि किस तरह मैं राजकुमारी की जान बचा कर ले आई और ढूढ़ा की पत्नी का हत्यारा स्वयं उसका बेटा है। राजकुमारी बिल्कुल सुरक्षित है। राजा स्वयं राजकुमारी को लाने ग्वाले के घर गया। उसे पता चला कि राजकुमारी ने ग्वाले से विवाह कर लिया है, तो बहुत खुश हुआ। बोला, मैं तो विवाह कराने के लिए ही यहाँ आया था। हमारी राजकुमारी के लिए सुंदर से योग्य कोई हो ही नहीं सकता था। राजा अपनी गलती के लिए राजकुमारी से भी क्षमा मांगा तथा वह बोला कि कालू से विवाह की घटना को एक भयावह सपना समझकर भूल जाए। राजा ने ग्वाले और राजकुमारी को अपने महल में रहने के लिए उचित स्थान दे दिया तथा अपने सेनापति को आदेश दिया कि तत्काल आक्रमण कर ढूढ़ा के दोनों पुत्रों को बंदी बना ले और उसका राज्य को अपने कब्जे में ले ले। हमें सुंदर को वहां का राजा बनाना है। सेनापति अपनी विशाल सेना लेकर आक्रमण कर दिया और 1 घंटे से कम समय में कालू और मालू को बंदी बना लिया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। राजा ने वहां का राजा सुंदर को बना दिया। इस प्रकार एक मजदूरी कर जीने वाले की किस्मत ने उसे एक राजकुमारी से विवाह ही नहीं कराया, बल्कि उसकी किस्मत ने एक राजा भी बना दिया। एक गांव एक दीप नारायण नाम के विद्वान ब्राह्मण परंतु बहुत सीधा साधा ब्राह्मण रहा करते थे। वह अपने गांव में ही यजमानी कर अपना काम चला लेते थे। वही उनका एक पड़ोसी ब्राह्मण थे जिनका नाम सुग्रीव था, जो विद्वान नहीं थे, ना ही उनकी कोई यजमानी थी, परंतु खाने पीने की बहुत शौकीन थे। वह मुफ्त के भोजन के लिए 10 कोस दूर भी चले जाते थे। पहले के जमाने में भी लोग बहुत ज्यादा धार्मिक होते थे, तो कहीं ना कहीं कथा व्रता यज्ञ इत्यादि का आयोजन होता रहता था। तो सुग्रीव पंडित पता लगा लिया करते थे और वहां जाकर भोजन पा लिया करते थे। एक दिन दीपनारायण पंडित ने सोचा कि क्यों न तीर्थाटन कर लिया जाए, उम्र भी ज्यादा हो चली है, एक बार तीर्थ में घूम ही लेने चाहिए, नहीं तो जब हाथ पांव जवाब दे जाएंगे तो मन की लालसा मन में ही रह जाएगी। यह विचार कर तीर्थ के लिए निकल पड़े। वह दिन भर चलते रहे। शाम हुई तो एक गांव में पहुंचे। गांव से बाहर ही किसान का घर था। अभी शाम होने में कुछ समय बाकी था। किसान खेत में अपनी मां और छोटी बहन के साथ काम करने गया था। घर में अकेली उसकी पत्नी थी जो गायों को चारा खिला रही थी। ब्राह्मण चलते चलते काफी थक गए थे, तो सोचे कि इसी किसान के घर आज की रात रह लेते हैं। वह किसान के पत्नी से बोले कि आज की रात आपके घर ठहरना चाहता हूं, क्या मुझे आश्रय मिलेगा? स्त्री ने कहा, अवश्य महाराज, अतिथि का स्वागत है। वैसे आपके लिए मीठा भोजन बनाओ।
या फिर साधारण भोजन? ब्राह्मण बोले, यजमान, साधारण भोजन तो रोज हम खाते ही रहते हैं। आज कुछ ऐसा भोजन बनाओ कि कुछ अलग हो, वैसा भोजन जिंदगी में हमने ना खाया हो। स्त्री बोली, अवश्य महाराज, हम आपके लिए ठीक वैसा ही भोजन बनाऊंगी, परंतु मेरी भी एक शर्त है कि आप मुझे ऐसी कहानी सुनाएंगे कि वैसी कहानी ना तो किसी ने कभी सुनी हो या ना देखी हो, ना ही कभी व्यवहार में आई हो। ब्राह्मण बोले, वैसी तो मैं हजारों कहानियां सुना दूंगा, आप चकाचक माल खिलाती जाओ और महीने भर कहानियां सुनती जाओ। पुराना जमाना था, टीवी सिनेमा का युग था नहीं, लोगों के मनोरंजन का साधन कहानियां ही हुआ करती थी। स्त्री बहुत खुश हुई कि ब्राह्मण 1 माह रुके या ना रुके, परंतु 1 सप्ताह तक तो जरूर रोक कर रखूंगी। उसने बहुत तरह के पुआ पकवान बनाए, रंग बिरंगी मिठाइयां बनाई। तब तक खेत से स्त्री के पति और मां आ गए थे। उन्होंने देखा कि घर में एक मेहमान आए हुए हैं, तो खुश हुए कि आज ब्राह्मण हमें कहानी सुनाएंगे, दिन भर की थकान मिट जाएगी। लेकिन स्त्री को बहुत सारे व्यंजन बनाने में काफी रात हो गई, तो उसका पति और सास जो भी बना था खा पी कर सो गए, जबकि ननद और भौजाई जागती रही। सब व्यंजन बन जाने पर वह ब्राह्मण के पास लेकर गई। ब्राह्मण इतने सारे व्यंजन देख बहुत खुश हुआ। उसने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो स्त्री ने उसे रोका, पहले कहानी सुनाओ, उसके बाद भोजन पाओ। ब्राह्मण बोला, कौन सी कहानी, कैसी कहानी? स्त्री बोली, अरे आपने जो वादा किया था, मुझसे शर्त लगाई थी। ब्राह्मण बोला, वो तो मैं अच्छा व्यंजन पाने के चक्कर में ऐसा कह दिया था। मैं अभी तीर्थ में जा रहा हूं, लौटते वक्त अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगा, अभी मुझे भोजन पा लेने दो। स्त्री नाराज हुई कि ब्राह्मण ने धोखेबाजी की है, यह शर्त लगाकर बात से पलट गया है, इसे सबक सिखाने चाहिए। उसने कहा कि ब्राह्मण, इस वक्त तुम ये स्वादिष्ट भोजन नहीं पा सकते, अभी तुम्हारे लिए सत्तू ला रही हूं, उसे ही खा लो, और जब तीर्थ से लौट कर आना तो तुम्हें इसे भी अच्छा व्यंजन बनाकर खिलाऊंगी। ब्राह्मण बोला, सामने आया आहार मैं नहीं छोड़ सकता, इसे तो खाऊंगा। जो ही थाली में हाथ डालना चाहा, स्त्री ने आगे से भोजन हटा लिया और बोली, पहले कहानी सुनाओ, उसके बाद भोजन पाओ। ब्राह्मण बोला, तुम अपने घर आए अतिथि का अपमान कर रही हो। स्त्री बोली, और तुम शर्त लगाकर भी अपनी बात से पलट रहे हो, तो वो सम्मान दे रहे हो? तुम्हें इस वक्त भोजन में सत्तू मिलेगा, खाना हो तो खाओ, वरना दूसरे दरवाजे पधारो। ब्राह्मण बोला, खाना तो तुम्हें खिलाना ही पड़ेगा, जिसे अच्छा भोजन बनवाना आता है उसे खाना भी आता है। अभी तुम्हारे पति को जगाता हूं कि दरवाजे आए मेहमान की तुम्हारी पत्नी अपमान कर रही है। स्त्री बोली, अरे नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, मैं अभी आपको तरह तरह के व्यंजन परोसती हूं। अरे वो तो मजाक कर रही थी। उसने अपनी ननद के तरफ इशारा किया। ननद ने ब्राह्मण का मुंह में कपड़े ठूस कर बांध दिया और दोनों हाथ पैर भी बांध दिया। रात में ही दोनों ननद भौजाई 1 कोस दूर जंगल में ब्राह्मण को घसीटते हुए ले गई और छोड़ दी और चेतावनी दी कि अगर फिर कभी इधर दिखा तो हाथ पैर बांधकर कुंबे में डाल दूंगी। ब्राह्मण बहुत सीधा साधा था, परंतु आज पता नहीं क्यों बदतमीजी पर उत्तर आया था। उसे किसान के स्त्री को कोई छोटी मोटी ही कहानी सुना देने चाहिए था, परंतु आज उसे क्या हो गया था। उसने बहुत दिमाग दौड़ाया तो ख्याल आया कि एक कसाई से तीर्थ जाने के लिए पैसे उधार ले लिया था। अब वह पैसे का असर है कि इतना अपमान सहना पड़ा है। वो पैसा न जाने क्या क्या असर दिखाएगा। यह सोच ब्राह्मण ने तीर्थ का विचार मन से निकाल घर के लिए चल पड़ा।
ब्राह्मण रात भर चलता रहा, यह सोचकर कि रात में ही घर पहुंच जाओ, क्योंकि उसकी धोती और कुर्ता घसीटे जाने से फट चुके थे। देखने से साफ लगता था कि किसी ने ब्राह्मण का बहुत अपमान करते हुए घसीटा है। उसके कपड़े तो फटे ही थे, परंतु शरीर के चाम भी छिल गए थे। संयोग से रास्ते में ही उन्हें सुग्रीव मिल गया। उसने देख लिया कि दीपनारायण को किसी ने बहुत घसीटा है, तो पूछा कि लगता है आपकी खातिरदारी किसी ने बहुत अच्छे से कर दी है। बहुत घसीटे और पिटे गए हो, जरूर तुमने कोई बदमाशी की होगी। दीपनारायण ने सोचा कि यह तो बदमाश आदमी है, पूरे गांव में घूम घूम कर खबर फैलाएगा। तो उसने एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ ली और सुनाया कि भैया सुग्रीव, मैं एक बुरी स्त्री के चक्कर में फंस गया था। उसने मुझे बहुत सुंदर पुआ पकवान खिलाए, बहुत मिठाई खिलाई। उसके बाद मेरे साथ व्यभिचार करना चाहती थी। जब मैंने मना किया तो कामातुर स्त्री ने मेरा यह हाल कर दिया। दरअसल वह स्त्री तुम्हारे से फिट बैठती है। तुम तो कहते ही हो कि स्वेच्छा से कुछ भी मिले तो स्वीकार कर लेने चाहिए, तो वह स्त्री भी स्वेच्छा से अपने आप को समर्पित कर रही है। सुग्रीव को यह सुन बहुत आनंद आया। बोला, जल्दी पता बताओ, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, परंतु यह बात किसी और से मत बता देना, वरना उसके कई दावेदार हो जाएंगे। दीपनारायण बोले, नहीं नहीं, भला मैं यह बात दूसरे से क्यों बताऊंगा। सुग्रीव वहीं से बताए पते के अनुसार चल दिया। दीपनारायण ने सोच लिया कि जब सुग्रीव की भी बुरा हाल कर देगी तो वह हमारे बराबरी में आ जाएगा। उधर सुग्रीव बताए अनुसार स्त्री के घर दोपहर में ही पहुंच गया तथा स्त्री से अतिथि स्वीकार करने का आग्रह किया। स्त्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब स्त्री ने पूछा कि आप साधारण भोजन करना पसंद करोगे या फिर मीठा लजीज व्यंजन और मिठाइयाँ खाना पसंद करोगे। सुग्रीव बोला, मुझे लजीज व्यंजन ही खिला दो। स्त्री बोली, भोजन तैयार है, परंतु मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे वैसी कहानी सुनाओगे कि वैसी कहानी ना तो किसी ने सुनी होगी, ना देखी होगी और ना व्यवहार में कोई लाया होगा। यह सुन सुग्रीव का माथा चकराया कि यह स्त्री वो वाली बात नहीं कर रही जो दीपनारायण ने बताया था। यह तो कथा सुनना चाहती है, वो भी अजीब किस्म की। सुग्रीव बोला कि खाने के बाद ही कहानी सुना पाता हूं। स्त्री बोली, कोई बात नहीं, तुम पहले खाना ही खा लो, परंतु खाने के बाद कोई नौटंकी की तो बेलन और मूसल से स्वागत करूंगी। स्त्री ने सुग्रीव के सामने बहुत सारी मिठाई पुआ पकवान रख दिया। सुग्रीव खूब छक कर खाया, पानी पिया, फिर डकार लिया। स्त्री बोली, अब कहानी सुनाओ। सुग्रीव बोला, कैसी कहानी? मैं कोई कहानी वेग्रह नहीं जानता। हाँ, वो वाला काम मुझे आता है, तुम चाहो तो तुम्हारे साथ कर सकता हूं। स्त्री इतनी बात सुनते ही आपे से बाहर हो गई और सुग्रीव की बेलन से खूब धुनाई करने लगी। उसे इतना मारा कि दिन में तारे दिखने लगे। सुग्रीव किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा, मगर स्त्री से प्रतिशोध की ज्वाला उसके मन में धधक रही थी। उसने सोचा कि स्त्री को बिना सबक सिखाए घर वापस नहीं जाऊंगा। वह उस गांव में ही किसी के पास रह गया। वह एक हफ्ते तक उस गांव के आसपास के गांवों में घूमता रहा। धीरे धीरे बेलन के मार वाला दर्द कम हो चला था, परंतु प्रतिशोध की ज्वाला तो मन में धधक ही रही थी। उसने उस स्त्री के पति, ननद और सास के विषय में पता कर लिया था। वह सीधा खेत पर पहुंच गया जहां स्त्री के पति, मां और बहन काम कर रहे थे। वह एक ज्योतिष बन उनके पास गया और किसान से बोला कि मैं एक ज्योतिष हूं, एक गरीब को भी अमीर बना देने की क्षमता है मुझ में। मैं हर व्यक्ति के ललाट और हाथ देख कर उसका भविष्य बता देता हूं। आपके भाग्य में क्या है मैं स्पष्ट देख रहा हूं।
अभी तो आपके दुर्दिन के दिन शुरू होने वाले हैं, परंतु मैं उसे सौभाग्य में बदलने का उपाय बता सकता हूं। वह किसान को उसकी बहन और मां से दूर ले गया और बताया कि कल दिन के 12 बजे अपनी पत्नी को नंगी होकर दरवाजा खोलते देख लोगे तो इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। किसान बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारी पत्नी है, चाहे उसे जैसे भी देखूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कल उसे ऐसा करने को बोल देंगे। वह फिर किसान की कुंवारी बहन को अलग दूर बुलाया और उससे कहा कि कल तुम्हें दोपहर में अपने घर जो भी आदमी मिलेगा उसके साथ अगर भाग गई तो 100 साल राज करोगी, वरना जिंदगी भर गरीबी में पिसती रहोगी। किसान की मां ने कहा कि हमें नहीं अपना भविष्य दिखवाना, बूढ़ी हो चली हूं, हमें अब रानी थोड़े बनना है। दूसरे दिन किसान अपनी स्त्री से कह आया कि कल दोपहर में घर आऊंगा और बिना बोले 3 बार दरवाजा खटखटाऊंगा, तुम नंगी होकर दरवाजा खोल देना। स्त्री बोली, अरे नहीं, मुझे बहुत शर्म आएगी। तब किसान बोला, तुम मेरे लिए एक बार ऐसा नहीं कर सकती, इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। स्त्री बोली, अच्छा अच्छा, चलो तुम्हारी बात मान लेती हूं, आ जाना कल दोपहर में। संयोग से स्त्री का छोटा भाई अपनी बहन से मिलने आ रहा था। रास्ते में सुग्रीव उससे मिल गया। वह लड़के से बोला कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिष हूं, हाथ देखकर सब बता देता हूं, उस किसान को देख रहे हो ना? लड़का बोला, हाँ, वह तो मेरे पहुना है, मैं उनसे और अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं। सुग्रीव बोला, तुम्हारे गृह नक्षत्र बहुत अच्छे चल रहे हैं, किसान की बहन से तुम्हारी शादी होने वाली है, मगर इस वक्त अपने बहन के घर जाकर बिना बोले 3 बार दरवाजा खटखटाना है। अगर दरवाजा खुल गया तो समझ लो पहुना की बहन तुम्हारी। वह अपने पहुना की बहन को दिलो जान से चाहता था, परंतु अपने बहनोई से डरता था। वह उसे हफ्ते में 1-2 बार आकर देख जाता था। आज भी उसे ही तो देखने आया था, मगर जब सुना कि ये टोटके कर देने से वह मेरी पत्नी बन जाएगी तो जल्दी से बहन के घर आ गया और बिना बोले 3 बार दरवाजा खटखटाया। स्त्री ने समझा कि उसके पति आ गए हैं, तो चलो उनकी मांग पूरी कर देती हूं। वह बिल्कुल नंगी होकर दरवाजा खोल दिया, परंतु सामने अपने भाई को देख शर्म से गड़ गई और जल्दी से दरवाजा बंद कर रोने लगी। उधर भाई की भी हाल बहुत खराब हो गई, वह भी शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपने पहुना पर बहुत गुस्सा आया कि घर में मेरी बहन को नंगी करके रखता है, मैं भी इसकी बहन को अपने घर में वैसे ही रखूंगा। वह वहां से खेत के लिए चल दिया कि तभी किसान की बहन आती दिख गई और पास आकर बोली, आज मेरी मुराद पूरी हो गई, मैं अब तुमसे ही शादी करूंगी। लड़का बोला, अरे हमें पहुना से पिटवाओगी क्या? लड़की बोली, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूं। चलो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूं। वह उसे लेकर अपने घर चल दिया। रास्ते में किसान ने देखा कि उसकी बहन को उसके साला लिए जा रहा है, तो दौड़कर उसे रोका और बहन से बोला, ये सब क्या है, कहाँ जा रही हो साले के साथ? लड़की बोली, अब ये मेरे पति हैं, इन्हें पति मान चुकी हूं और इनके साथ इनके घर जा रही हूं। किसान बोला, चलो ठीक है, अगर तुम्हें लड़का पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं, अपने ही घर का लड़का है, परंतु यह बात तुमने कभी नहीं बताया, आज ही क्यों एक ब एक इसके साथ चल दी? आखिर किसने कहा ऐसा करने के लिए? लड़की ने बताया, ज्योतिष बाबा ने। किसान और उसके साले के भी दिमाग में कुछ कुछ समझ आने लगा। किसान ने साले से पूछा कि क्या ज्योतिष ने तुम्हें बिना बोले दरवाजा खटखटाने को कहा था? हाँ, उसने कहा था और मैंने दरवाजा खटखटा भी दिया।
किसान को समझते देर नहीं लगी कि इसने अपनी बहन को नंगी देख लिया है और काफी गुस्से में है। पत्नी भी बहुत नाराज होगी। उसने दोनों से कहा कि ये शादी की बात तक तो सब ठीक है, परंतु और बातें ठीक नहीं, साले ज्योतिष को सिर्फ फोड़ कर रहूंगा। वह लठ लिए कई दिनों तक ज्योतिष को ढूंढता रहा। उधर अनजाने में ही सही ब्राह्मण ने स्त्री को अनकही अनदेखी व्यवहार में ना आने वाली कहानी सुना गया था। उधर स्त्री को पता चल गया कि यहां जो कुछ भी हुआ वह सब उस ब्राह्मण का करा धरा है, मगर एक काम अच्छा कर दिया, ननद और भाई का घर बसा दिया। यह अव्यवहारिक ही सही परंतु गलत नहीं है, परंतु भाई के सामने नंगी होकर जाना अमर्यादित है, यह बात उसे ख्याल नहीं रहा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।